अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, और बहुत से लोग जो है पिछले 2 सालों से ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअल में जो है जो कास्ट वाइज वैकेंसीज कैसे डिवाइड होती है आरक्षण के हिसाब से। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आरक्षण के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से, समांतर आरक्षण के हिसाब से किस तरीके से जो है वैकेंसीज डिवाइड होती है। जाहिरात का अगला ठप्पा है पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती का, तो मैं वो बताने की कोशिश करूंगा, और इसका रेफरेंस रहेगा जिला परिषद की जो वैकेंसीज आई है, जो जाहिरात आई है एडवर्टाइजमेंट, उसका सोर्स देकर मैं आपको, उसको बताकर मैं आपको पूरे जगह का डिवाइडेशन बताऊंगा। आमतौर पर 95% सेम टू सेम, 99% सेम टू सेम ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो है रिजर्वेशन के हिसाब से वैकेंसीज का डिवाइडेशन होता है। सबसे पहली चीज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा ये वीडियो शुरू करने से पहले, और पूरा जो है हर चीज जो मैं उसमें बताऊंगा, आपके जो कैटेगरी वाइज कैसा डिवाइडेशन होता है रिजर्वेशन वाइज। इसके अलावा मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सी जो चीजें हैं जो आप अक्सर वीडियो में पूछते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे नियुक्ति के बाद के प्रमाण पत्र, जो कागज पत्र होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, उसके अलावा जितने वोले एंड सोल जो है मोटी मोटी बातें मैं ये 10 से 15 मिनट में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके अलावा मैं शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज ये बोलने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के जरिए आपको जो है ये बताना मकसद है मेरा कि जो आपके दिमाग में जनरली जो सवाल आते हैं वो सवाल आपके पूरे के पूरे तौर पे इस वीडियो के जरिए हल हो जाए। और एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के जरिए कि जिला परिषद जो होती है, जिला परिषद जितने महाराष्ट्र में 34 जिला परिषद है, 36 जिले हैं और 34 जिला परिषद है, तो 34 जिला परिषदों के एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं। नियर अबाउट 15 से 20 हजार की वो वैकेंसीज है। उसमें कई तरह के वैकेंसीज है हर जिले में। तो जिला परिषद का मतलब ये मत समझो आपके जिला परिषद शिक्षक की, ये शिक्षण विभाग की वैकेंसीज अलग होती है। हर तरह की वैकेंसीज आ चुकी है। मैं इस वीडियो के जरिए जो है एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 10वीं से लेके तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी वहां पर जो बताया गया है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है चीजें बताई गई, आप जहां पर भी एलिजिबल है आप वो फॉर्म भरकर ये एग्जाम देने की कोशिश करो। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको जो वो प्रीवियस तैयारी का फायदा हो जाएगा, और आप कोई ना कोई इससे भी अच्छी बेहतर पोस्ट को आप पकड़ सकेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मराठी मीडियम के जो स्टुडंट्स आहे या हमारे सब्सक्राइबर आहे उनको मैं स्पेशली तुम्हाला सांगू इच्छितो की या जाहिरातीचा तुम्ही नक्कीच फायदा घ्यावा, कारण ही एक मोठी जाहिरात आहे आणि याद्वारे जे शासन आहे वेगवेगळ्या जे पदांची भरती करणार आहे, त्यामध्ये आपण 10वी पासून, 10वी टायपिंग पासून, 10वी प्लस टायपिंग पासून तर ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन वगैरे हे सगळे जे सगळी जे पात्रता असते, शैक्षणिक पात्रता, त्यापर्यंत जे आहे याची आपली जे ठेवलेली आहे, ज्याला आपण म्हणतो की शैक्षणिक अर्हता, तर ज्या जागी आपण फिट बसतो ते फॉर्म तुम्ही नक्कीच भरा। अब यहाँ पर मैं उर्दू मीडियम वालों को भी फोर्सफुली बोलूंगा, लेकिन मैं इसलिए फोर्सफुली नहीं बोलता हूं क्योंकि आप लोग दिलचस्पी लेते नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम और पूरे टेट एस्पायरेंट्स को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जगह किस तरीके से डिवाइड होती है। लेकिन मैं इससे पहले और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म आप जरूर भरिए जहां पर भी आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब जिला परिषद 2023 के एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस के साथ आपको स्क्रीन पर मैं बताकर हर चीज बताऊंगा। और सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के बाद तक जो जो चीजें, जो जो शराइत होते हैं, शर्तें होती है, कंडीशंस होती है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में रिजर्वेशन वाइज, कास्ट वाइज जगह कैसी डिवाइड होती है वो देखेंगे हम। दोस्तों, यहाँ किसी एक जिले की मैंने कोई एक पोस्ट को यहाँ पर लिया हूँ, आपको जो है डिवाइडेशन बताना है मुझे किस चीज़ का, रिजर्वेशन वाइज। सेम टू सेम इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है हर भर्ती का डिवाइडेशन होता है कास्ट वाइज। सबसे पहली चीज़ मैंने किसी एक जिले की, जैसा कि ये अमरावती जिले की मैंने उठा लिया हूँ, औषध निर्माण अधिकारी। ये जो एक पद है इसकी 28 जो है वैकेंसीज है। अभी 28 वैकेंसीज कैसी डिवाइड हुई है इस जाहिरात के अंदर औषध निर्माण अधिकारी की, वो हम देखेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही जो है हमारे शिक्षक भर्ती का भी डिवाइडेशन होता है, और हर महाराष्ट्र के क्लास 1 से लेकर 4 तक ऐसी होता है। ये जो कॉलम दिख रहा है आपको 1 नंबर का, इसमें जो है मेन जो कास्ट होते हैं वो, यानी कि जो भी ओपन कास्ट वगैरह जितने कास्ट होते हैं, अनुसूचित जाति, जमाती, विमुक्त जाति, विशेष मागास प्रवर्ग, उसके बाद में इतर मागास प्रवर्ग, उसके बाद में आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक, जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ये मेन मेन कास्ट है पूरे, ठीक है। जितने कास्ट जो है को आरक्षण है महाराष्ट्र के अंदर वो, और लास्ट में है खुला। ओके, अब हम ये 28 का डिवाइडेशन यहाँ देखेंगे, तुमको मैं इसके जरिए समझाऊंगा। अब सेम ऐसी जाहिरात आएंगे हमारे जो है पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती की, मिसाल के तौर पर एक जिले की ऐड है। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक, इसको ले लेंगे हम, ठीक है। हम लेंगे आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक को, यानी कि ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस की देखिए आप, पहला कॉलम जो है इसमें टोटल पद दिए हुए हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस की कितने आए, 3 पोस्ट आए औषध निर्माण अधिकारी की, जिसमें से जो महिला है इसको 1 चले गया यहाँ पे, ये महिला को आप 1 देख रहे। उसके बाद में माजी सैनिक, आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक में माजी सैनिक 0 है। प्रकल्पग्रस्त जो यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो होते हैं, जिनकी खेती वगैरह कोई प्रोजेक्ट में गई हुई होती है वो, उनके लिए यहाँ पर आर्थिक ईडब्ल्यूएस में
प्रकल्पग्रस्त की एक है। और इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में मैं बार बार आपको बोलता था कि भाई ये समांतर आरक्षण न्याय जो जगह होती है, यानी कि पूरे जो है ये मेन कास्ट है और ये समांतर आरक्षण है। अब जितने समांतर आरक्षण सब जाकर ईडब्ल्यूएस में ये लास्ट का जो भी कॉलम होता है हर कास्ट का, उसमें यहाँ ईडब्ल्यूएस को जैसा एक आई है, यानी कि पूरे टोटल जितने भी ये जो पद भरे जाएंगे 28, उसमें से 3 ईडब्ल्यूएस में का इस तरीका का डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये समांतर आरक्षण निहाय, यानी कि ये सब समांतर आरक्षण जाकर प्योर, ये प्योर यानी जिसको कोई भी समांतर आरक्षण नहीं है, जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, वो महिला भी नहीं है, भूकंप भी नहीं है, प्रकल्प भी नहीं है, उसके अलावा खेड़ाड़ू नहीं है, अंशकालीन कर्मचारी नहीं है, वो माजी सैनिक नहीं है, ये सब छोड़कर जो बचेगा वो यहाँ पर आता है हिस्से में प्योर, इसको कहते हैं प्योर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये आया प्योर ईडब्ल्यूएस जो मैंने यहाँ पर गोल करके आपको बताया। सेम यही हर कास्ट में होता है। मैं दूसरे कास्ट की मिसाल देकर और एक समझाऊंगा, एक मिसाल और लेंगे हम। यहाँ पर जैसा खुला खुला प्रवर्ग है, ठीक है, ये ओपन खुला, खुला की टोटल जगह है 16, यानी कि ओपन की 16 जगह है ये 28 में से, जिसमें से 4 चली गई इसको महिला को, ये 4। ठीक है, माजी सैनिक जो है एक्स सर्विसमैन, इनको 2 चली गई। ये समांतर आरक्षण, ये मेन आरक्षण खुला, उसमें से समांतर आरक्षण जो है 4 इसको गई, 2 इसको गई, प्रकल्पग्रस्त को 2 चली गई। ठीक है, इसके अलावा भूकंपग्रस्त को जो है 0 है यहाँ पर, और खेड़ाड़ू को भी 0 है, और अंशकालीन कर्मचारी को भी 0 है। और समांतर आरक्षण न्याय जो खुला में आए हैं, सॉरी यहाँ पर खुला में भूकंपग्रस्त को 1 है, खेड़ाड़ू को 1 है, और अंशकालीन कर्मचारी को 2 है। समांतर आरक्षण न्याय जो जगह है, ये जो आखिरी का कॉलम यहाँ 4 जो दिख रहे तुमको, ये है समांतर आरक्षण न्याय, यानी ओपन में से जो बिल्कुल भी जिसको कोई आरक्षण नहीं है, मिसाल के तौर पे वो महिला नहीं है, माजी सैनिक नहीं है, प्रकल्पग्रस्त भी नहीं है, भूकंप, सेम यही सेम टू सेम यही जो है हमारी शिक्षक भर्ती में भी ऐसे ही कॉलम आएंगे और यही डिवाइडेशन होगा। तो समांतर आरक्षण न्याय जगह यानी वो जगह जिसमें किसी भी प्रकार का जो है समांतर आरक्षण नहीं होता। ये बात हो गई हमारे एडवर्टाइजमेंट के हद तक। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। हम अगला मुद्दा लेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है, आप इजीली और 100% श्योर बोलता हूं मैं कि आप इंशाल्लाह पूरा समझ जाएंगे इस बात को। आपका एक भी सवाल आगे के भर्ती के जाहिरात से रिलेटेड नहीं रहेगा। ये जिला परिषद की जो है आज कल आई हुई जो है जाहिरात है। इसके बाद अब इस पॉइंट पर जितने भी कास्ट वाले हैं जो शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट वाले ये बात को ध्यान दो। ये वीडियो के जरिए मैं बहुत सी चीज़ें आपकी भी क्लियर कराने वाला हूँ। जो 17.3 ये जो मुद्दा है इसको आप देखिए। इसमें क्या बताया गया, जनरली आपका जो है सवाल होता है कि क्या हमको कास्ट वैलिडिटी अगर हमने सादर नहीं करे तो हमको नौकरी मिलेगी क्या। यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, ये रेफरेंस को मैं इन शॉर्ट में पूरा समझाऊंगा। ये पूरे जावा क्रमांक या इसके जो भी जीआर नंबर होते हैं वो बताया गया है। अब यहाँ पर पढ़ो, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। यहाँ पर पढ़ो, जात वैधता प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या वेळेस सादर करणे आवश्यक राहील, ये तो बता दिया उसने। लेकिन जो है 12/12/2011 के जीआर के हिसाब से जो भी जो उम्मीदवार जो जात वैधता यानी कि जिसको वैलिडिटी सादर करने के लिए उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। कितने महीने का, यहाँ पर रेफरेंस भी दिया उसने, और 6 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा ऐसा बोले। अब अगर विहित मुद्दत में उसने अगर वो प्रमाण पत्र नहीं सादर करा, यानी कि उसको दिए हुए टाइम के अंदर अगर उसने वो सादर नहीं करा, तो उसको सेवा में से कम कर दिया जाएगा। साफ है। कास्ट वाले जितने भी मेरा ये देख रहे हैं वो ये बात को ध्यान में रखो, और ये पूरे महाराष्ट्र के हर भर्ती को लागू है। नेक्स्ट लेंगे हम 17.4 में, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो है मुद्दा है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मुद्दा है। ईडब्ल्यूएस वाले इस पॉइंट को गौर से देखो। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये जो है इसका जो हम बोलेंगे जो सर्टिफिकेट है वही नॉन क्रिमिलियर है, और इसका जो तहसीलदार ने दिया हुआ जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो टाइम बोला गया था उस ड्यूरेशन का आपको उनके सामने सादर करना जरूरी है। शेवटच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक राहील। ये खास बात है कि जो भी उसका, जैसा हमारी शिक्षक भर्ती की जो भी लास्ट डेट थी उसके पहले का ही जो है हमको उनके सामने पेश करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके टाइम पे ये देना है। और इसकी जो है 8 लाख के अंदर की जो इनकम होती है, और ये सिर्फ ओपन वालों के लिए होता है, ये तमाम चीज़ें जो है बताई गई है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है 17.5, अब इसमें जो है बताया गया है कि क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की जो शर्तें हैं वो बताया गया है, और जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे वो नॉन क्रिमिलियर का जो भी शर्त होती है कास्ट वालों को, उस टाइप का आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो सादर करना जरूरी रहेगा, कोई भी भर्ती हो महाराष्ट्र की। इसके अलावा अब जो ओपन वाले होते हैं 17.7 देखो, ओपन वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी पोस्ट के लिए वो
जो भी उनकी पोस्ट आहे उसके लिए जो अप्लाय कर रहे ओपन वाले और उमेदवारांची त्यांची प्रवर्गासाठी पद आरक्षित उपलब्ध नसले तरी अर्जामध्ये त्यांचा मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहितीच अचूकपणे यानी कि अगर उनका समझो उनकी जगह अवेलेबल नहीं भी रही ओपन वालों की तो भी वहाँ पर जो है बताया गया है कि उन्होंने उनकी जो है जात, अब ये तो समझो ये जाहिरात आने वाली है इसलिए ये मुद्दा है, अपने लिए नहीं। ये मेन जो मुद्दा मैंने ऊपर के जो कास्ट वालों के लिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बताया, ईडब्ल्यूएस का प्रमाणपत्र शेवटच्या दिनांकापूर्वी देखो शेवटच्या दिनांकापूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील, तपासणीच्या वेळी करण्यात येईल और उसको पड़तालनी के समय जो है माना जाएगा कब, हमारी जो लास्ट डेट थी उससे पहले का। ईडब्ल्यूएस वाले जो अक्सर मुद्दा जो पूछते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सवाल है 16.1 में देखो जो बताया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस है ये ओपन वालों के लिए ही है, ये कोई भी कास्ट वाले के लिए नहीं है। अब जो है जिसको जो भी ये जो है फ़ायदा उठाना चाहता है उनको जो है खुले प्रवर्गा व्यतिरिक्त ऐसा ईडब्ल्यूएस जो है खुले के अलावा किसी को भी जो है ये लागू नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर साफ बता दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि 8 लाख के अंदर उसका उत्पन्न होना जरूरी है और 1967 से पहले का उसको रहवासी होना जरूरी है। कब से, मैंने जैसा बोला था कि आपको 15 अक्टूबर 1967 से पहले का आपके पास प्रूफ होना, आपके खानदान में से किसी का भी, जैसा कि आपके खून के रिश्ते में का खानदान में का, जैसा आपका, आपके अब्बा का, आपके भाई का, चचा का, चचेरे भाई का, या कोई भी आपके फूफी का वगैरह वगैरह, ये आपका 1967 के पहले यहाँ के रहवासी महाराष्ट्र के साबित करना जरूरी है। अब ये जो है उसके पास प्रमाण पत्र होना है, ये तो जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो महिला आरक्षण वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको ये पॉइंट को गौर से देखना आपको, इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको इस बारी में जो है 4 मई 2023 को महिला आरक्षण वालों को जो है नॉन क्रिमिलियर पेश करने का जो कंडीशन थी वो अब खत्म कर दी गई। यानी कि जैसा कि पहले नॉन क्रिमिलियर लगता था महिला आरक्षण वालों के लिए, अब वो नॉन क्रिमिलियर की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है। किसको, अगर कोई कास्ट की महिला ओपन में आती है, ओपन में उसका सिलेक्शन होता है तो उसको नॉन क्रिमिलियर मांगा जाता था, लेकिन वो शर्त अब खत्म कर दी गई है। और जो भी जिस तरीके से वो 4 मई 2023 के जीआर में कहा गया है उस तरीके से आपको महिला आरक्षण वालों को आपका प्रमाण पत्र जो है सादर करना होगा महिला आरक्षण का वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नॉन क्रिमिलियर के बारे में यहाँ पर ये जो पॉईंट आहे यहाँ पर बताया गया की बालविकास विभागाकडून तपासणी करून घेणे महिला उम्मीदवारांनी सादर केलेले नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र, यानी कि नॉन क्रिमिलियर किसको लागू है, सिर्फ ओपन वालों को, तो उनकी जो है महिला बाल विकास विभाग की तरफ से उनकी तपासणी की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, किसी भी भर्ती में जब हम महाराष्ट्र में भर्ती दे रहे हैं तो वो उसके लिए ये शर्त बहुत ज़रूरी है कि भारत का रहवासी हो और महाराष्ट्र का वो रहवासी हो, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आदिवास सर्टिफिकेट उसके पास होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। जब आपको वेरिफिकेशन होगा आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अब जो कर्नाटका के जो विवादित इलाका है वो भी मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे, तो उनके लिए ये है कि उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है, किसको, जो 865 जो गांव का जो मुद्दा है जिसको हम बोलते हैं कि कंट्रोवर्शियल मुद्दा है महाराष्ट्र और कर्नाटका की सीमा का या बॉर्डर का, तो उन लोगों को हमारे महाराष्ट्र के भर्ती में जो है जुलाई 2008 के जो है जीआर के हिसाब से 10 जुलाई 2008 के जीआर के हिसाब से उनको जो है महाराष्ट्र के भर्ती में लिया गया। लेकिन इसमें पॉइंट ये बताया गया है कि उनको जो है किसी भी टाइप का जो है आरक्षण जो महाराष्ट्र के रहवासियों को लागू है वो उनको लागू नहीं रहेगा, यानी कि सीधी सी बात है वो ओपन में ही यहाँ काउंट किए जाएंगे। 865 के जो भी गांव है वो जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के उनको यहाँ पर लागू है, लेकिन उनका जो है किसी भी टाइप का उनको आरक्षण यहाँ महाराष्ट्र का नहीं लागू रहेगा, ये साफ जो है बता दिया गया है। और उनको वो 865 गांव का जो है में जो है 865 जो गांव वहाँ पर है कर्नाटका के और महाराष्ट्र के बॉर्डर के, उसमें 15 साल से ज़्यादा का उनका जो है वास्तव्य होना ज़रूरी है, यानी वो 15 साल से ज़्यादा से वहाँ पर रह रहे हो, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है और इसका दाखिला उनके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो वेरिफिकेशन में काट दिए जाते हैं। ये सेम शिक्षक भर्ती में भी यही कंडीशन लागू होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब जब आप शिक्षक भर्ती देंगे आपका सिलेक्शन होगा, इत्तेफाक से अगर आपको समान गुण आ गए यानी कि सेम आपको मार्क आ गए तो उसमें किसको किसको प्राधान्य दिया जाता है, तो सबसे पहले गुणवत्ता यादी में प्राधान्य दिया जाता है आत्महत्याग्रस्त जो शेतकरी उनके जो है बच्चों को। अगर सेम आपके मार्क आ गए, अगर वो आत्महत्याग्रस्त जो है शेतकरी का जो है बच्चा है या की औलाद है तो उनको सबसे पहले प्राधान्य दिया जाता है, यानी आपके बजाय उनको लिया जाता है। अगर यहाँ पर ये नहीं रहा तो किसको, तो इसमें जो है अगर ये अगर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी का अगर पाल्य नहीं मिला तो उसके बाद में जो प्राधान्य दिया जाता है वो दिया जाता है उम्र में जो बड़ा रहेगा उसको, यानी कि आप और वो है दोनों को सेम मार्क है, अगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको जो है पहला चांस दिया जाएगा, ना कि आपको। ये बात आपको जहन में रखना है, ये खास उसूल है उसका। देखेंगे हमने, अक्सर लोगों का सवाल आता है जिला परिषद के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसको हम बोलेंगे एमएससीआईटी जो है वो कंपल्शन है क्या, तो उसका जवाब यहाँ एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं आपको क्या हवाले से देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो आप जो भी ये जो है मैंने अभी आत्महत्याग्रस्त के बारे में जो बताया हो ये वही पॉइंट है। इसके अलावा
इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, ये वापस से आ गया, संगणक आ रहा था, यह है संगणक आ रहा था। अब आपको जो है आपके दिमाग में सवाल आता है अक्सर कि हमको कंपल्शन है क्या, अगर हमारे पास नहीं रहा तो क्या। तो संगणक आ रहा था जो है, यहाँ पर बताया गया कि कंत्राटी जो ग्राम सेवक है इस एडवर्टाइजमेंट में, जो मैं बता रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया उसमें एक ग्राम सेवक का भी पद है, उनके लिए 100% कंपलसरी है। लेकिन जो दूसरे जो पोस्ट होते हैं जनरली आपको उसमें 2 साल का चांस दिया जाता है, जैसा कि ये सिर्फ ग्राम सेवक के लिए कंपलसरी है, MSc IT होना जरूरी है, या उसके अलावा जो भी ऑप्शनल उसके जो कोर्सेस होते हैं CCC वगैरह। लेकिन अपना जो होता है जब सिलेक्शन होता है तो 19/3/2003 के हिसाब से संगणक की अर्हता अगर उसके पास नहीं है तो सिलेक्शन के 2 साल के अंदर उसको लाना ही लाना होता है, वो कंपलसरी होता है। दूसरा जो पॉइंट है लहान कुटुंब, मैंने बोला था आपको कि यह लहान कुटुंब जो कायदा है 2005 का, तो उसके अंदर यह बताया गया है कि आपसे प्रतिज्ञा पत्र लिया जाता है, और आप जब शासकीय सेवा में यानी कि गवर्नमेंट सर्विस पर आते हैं तो आपको 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है, इसका प्रतिज्ञा पत्र लिया जाता है। अगर आपको 28 मार्च 2006 के बाद में आपका कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है और वो 2 से ज़्यादा है यानी तीसरा है, तो उसकी जो है सेवा समाप्त कर दी जाती है, कर दी जाएंगी, ऐसा उस पर लिखा होता है, उस जो प्रतिज्ञा पत्र पर लिखा होता है इस तरीके से, और हमको वहाँ साइन करनी होती है। इसी को कहते हैं लहान कुटुंब का प्रमाण पत्र। यानी कि स्पेशली ये कहीं से मिलता नहीं है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वहीं पर एक जेरोक्स पर 1 रुपये का 2 रुपये का जो है वो मिलता है, और वो लिख के देना होता है, नीचे साइन मारनी होती है कि भाई मुझे ये तारीख को ये डेट को मेरी शादी हुई है और मुझे 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है, अगर होंगे तो मैं इसका खुद जवाबदार हूँगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जो है होती है, इसी को कहते हैं लहान कुटुंब कायदा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट नौकरी में आने के लिए कंपल्शन है, दो से ज़्यादा आपत्ति उसको नहीं चलते हैं। लेकिन किसी को पहला जुड़वा हुआ है तो वो 1 काउंट होता है जुड़वा में, किसी को ट्विन बेबी है तो वो 1 काउंट होता है, और ट्विन के बाद में 1, यानी कि भले ही दिखने में 3 काउंट होंगे लेकिन वो ट्विन जो है 1 काउंट हो गया, ये दूसरा। 3 अगर रहे और 1 ट्विन रहा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चे इन सर्विस में आने के बाद में आपको नहीं है ऐसा लिख कर देना होता है, और उसकी बाकायदा जो है वो वहाँ पर हमको साइन मारनी होती है, और उसका अगर मुझे कम किया जाएगा नौकरी से तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ऐसा हम लिख के देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब सबसे मेन जो टॉपिक है लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, कि जब आप वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके पास सबसे मेन चीज़ें क्या सादर करना होती है। जब पड़तालनी होती है आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कागज पत्र और प्रमाण पत्र क्या क्या लगते हैं। देखो, अब जो आपने जो भी जो फॉर्म भरा है उसकी जो है क्या बोलेंगे, प्रिंट, फॉर्म की प्रिंट, जैसा हमारे वास्ते सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो हमने प्रेफरेंसेस लॉक करने के बाद में जो निकाले थे वो। शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसके पूरे 10वीं 12वीं D.Ed B.Ed वगैरह वगैरह। उम्र का जो है प्रूफ होता है वो हमारे पास 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है। जन्म का प्रूफ वही होता है 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। EWS का दाखला है, हम अगर कास्ट में है तो कास्ट, उसकी नॉन क्रिमिलियर, उसकी वैलिडिटी है, सब कुछ। नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र है ना, ये चालू इसके। आप माजी सैनिक है, दिव्यांग है, इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर आपको 16, 17, 18 या 20 से 21 जो चीज़ें दिख रही, ये तकरीबन हर चीज़ में जो है हर भर्ती में जो है लगते हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो है विवादित जो 865 का वो है, उनके लिए जो सक्षम अधिकारी का जो भी 15 साल से रहवास कर रहे हैं वहाँ का, उसका प्रमाण पत्र जरूरी होता है। लहान कुटुंब प्रतिज्ञा पत्र यानी वही मिल जाता है हमको, वहाँ पर वो लिख के देना होता है। पदवीधर अंशकालीन ये जो होता है अंशकालीन के लिए उसका सर्टिफिकेट। MSc IT का सर्टिफिकेट जो कि नहीं भी रहा तो वहाँ पर 2 साल के अंदर देना होता है हमको। टंक लेखन ये वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है। अनुभव की भी हमको शिक्षक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा जो है बहुत से जो है पॉइंट है, लेकिन मैंने मेन पॉइंट पर यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करा हूँ। आज के इस वीडियो के जरिए मैंने आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करा हूँ, क्योंकि पवित्र पोर्टल की जो है एडवर्टाइजमेंट आने वाली है कुछ दिनों में, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें जो है मालूम हो जाए और आपको जो है इससे आसानी हो, और आपके हर सवाल का जवाब मेरे इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, भले ही वीडियो बड़ा हो आपको देखना जरूर है। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम।